हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है अग्निवीर जीडी का आर्मी के लिए, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जीएस के क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे देखेंगे। ये 15 क्वेश्चंस जो होंगे, एक्चुअली हमारे एग्जाम में भी 15 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का सेट उठाया है हर एक टॉपिक से, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, सारे टॉपिक से मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, उनका एक कलेक्शन तैयार किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप एक तरफ से इन क्वेश्चंस को खुद से पहले सबसे पहले सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर आंसर देखिए, और समझ आता है तब भी एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हिंदी में रहने वाले हैं, ताकि आप लोग इजीली उन्हें समझ सकें। मोस्टली एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उसे क्वेश्चंस को हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को देखते हुए सारे क्वेश्चंस को हिंदी में बनाया गया है। तो चलिए हम अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप इसे खुद सॉल्व करना। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार? बताइए, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा भूटान है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम समझें, तो भूटान का जो पारंपरिक नाम है ना वो द्रुक्यूल है। इसका मतलब होता है कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, यानी कि गरजने वाले ड्रैगन की भूमि। ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भूटान जो है हिमालयी पहाड़ों में बसा हुआ है। यहाँ तेज तूफान और गरज होती है, चमक होती है इनमें, और लोगों को बादल के आवाज ड्रैगन की गरजना जैसा सुनाई लगता है। इसी वजह से थंडर ड्रैगन की लैंड कहा जाता है इसे। भूटान एक छोटा सा देश है जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसके अगर हम उत्तर में देखें, अगर यहाँ पे भूटान है तो इसके उत्तर में चीन है, और दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम इस साइड में हमारा पूरा भारत बसा हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें क्या भूटान की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये भूटान बांग्लादेश के बिल्कुल पास है, लेकिन दोनों के डायरेक्ट बॉर्डर कभी भी लगते नहीं है। भूटान में मुख्य रूप से ना अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज़्म। वहाँ के लोग बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत मानते हैं, और ये जो बुद्धिज़्म है ये भारत से ही वहाँ जाके फैला हुआ है, गौतम बुद्ध के टाइम से। जो यहाँ की राजधानी है वो थिम्फू है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है नगुल्ट्रम। और यहाँ के प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम, वो है सेरिंग टोब्गे। 28 जनवरी 2024 से वो अभी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो है लगभग 66.56%। मतलब कि इतने प्रतिशत लोग यहाँ पे पढ़ लिख सकते हैं। बाकी अगर हम देखें कुछ और देशों के बारे में, उनके उपनाम अगर देखें, तो जापान को हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं। म्यांमार को हम स्वर्ण शिवालयों की भूमि कहते हैं। भूटान का तो हमने देख लिया, उसे थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर था वो था भूटान। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर या फिर समुद्र स्थित है? बताइए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या इनमें से कोई भी नहीं? भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, इसमें समुद्र स्थित है? तो हमारा इसका सही आंसर है ना अरब सागर। अगर हम देखें कि अरब सागर कहाँ पर स्थित है, तो जो भारत की पश्चिमी साइड है, ये हमारा भारत है, तो इसकी जो पश्चिमी साइड है यहाँ पे अरब सागर है, वेस्ट साइड में। और ये हमारा जो हिंद महासागर है यहाँ पे, उसी का एक पार्ट है। मतलब अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो वेस्ट साइड में हमें अरेबियन सी देखने को मिलेगा। जो हमारा अरेबियन सी है ना, अरब सागर, ये कई और देशों और जल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। पश्चिम तरफ से अदन की खाड़ी, गर्दा गर्दा फुई चैनल और अरब प्रायद्वीप है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें इस साइड पे, तो पाकिस्तान और ईरान है। अगर हम साउथ ईस्ट में देखें तो लक्षद्वीप सागर है यहाँ पे, और साउथ में सोमाली सागर है। इसमें ईस्ट में हमारा भारत लग जाता है अरब सागर के। अच्छा, अगर हम देखें ये हिंद महासागर का एक बड़ा हिस्सा है ना, तो जो हिंद महासागर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से छोटा है। लेकिन देखा जाए तो हिंद महासागर भी अपने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। हिंद महासागर जो है पश्चिम में तो अफ्रीका तक फैला हुआ है, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के तक फैला हुआ है। हाँ, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर था अरब सागर। बाकी अगर हम बंगाल की खाड़ी के बारे में देखें, तो ये हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम में तो भारत लगते हैं इसके। उत्तर साइड में बांग्लादेश है, पूर्व की साइड में म्यांमार है, और दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी के। अच्छा, यहाँ पे हिंद महासागर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम जावा ट्रेंच कहते हैं, जावा गर्त। ये हिंद महासागर के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिस समुद्र के अंदर तक बहुत गहरी जो जगह है ना वहाँ पे है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा अरब सागर है। बाकी ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो देख के एक बार देखना चाहें तो रोक के, मतलब देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाक कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट, या फिर ऑपरेशन कारगिल? बताइए,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड। भारत पाक कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? तो हमारा जो इसका सही आंसर है ना, वो है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये ऑपरेशन विजय भारतीय सेना है उसका एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इसका मेन पर्पस था कि कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को भगाना। जो कारगिल वॉर थी ना, कारगिल की युद्ध, ये मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला था। इसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत की कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें हटाने के लिए इस ऑपरेशन की स्टार्ट करा था। अच्छा, जो हमारी ये डेट है 26 जुलाई 1999, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत ने ऑफिशियली जीत हासिल करी थी। उन्होंने दुश्मनों को पहाड़ियों से हटा दिया था और कारगिल क्षेत्र को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जुलाई को भी कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसका नाम विजय क्यों पड़ा? क्योंकि कारगिल की चोटियों को दुश्मनों को एक तो वापस भगा दिया था और भारत की इस जीत को सुनिश्चित करना, ये इस ऑपरेशन का मेन लक्ष्य था, यानी कि विजय प्राप्त करना। इसलिए इसका नाम रखा गया था कोड नेम ऑपरेशन विजय। बाकी चलिए अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ हमें और दे रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑपरेशन विजय। बाकी अगर हम देखें ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये ऑपरेशन ना पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, उसमें चलाया गया था। यहाँ कुछ आतंकवादी हथियार जमा कर रहे थे। सरकार ने उन्हें हटाने के लिए सेना भेजी थी। ये ऑपरेशन ना पंजाब में खराब कानून व्यवस्था के कारण शुरू हुई थी। लेकिन ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। अगर हम ऑपरेशन विराट देखें तो ये ऑपरेशन श्रीलंका में हुआ था। इसे मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF जो है, इसने चलाया था। यह LTTE नाम के संगठन के खिलाफ अभियान था एक। यह ऑपरेशन जो था अप्रैल 1988 में शुरू हुआ था। अच्छा, एक गोवा वाला दूसरा ऑपरेशन विजय भी है, आप उससे इसे कंफ्यूज मत करना। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1961 में भारत ने ना गोवा, दमन और दीव उसको पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था गोवा में। भारतीय सेना ने 36 घंटों में इस मिशन को पूरा कर लिया था। वो दूसरा ऑपरेशन विजय है। ऑपरेशन कारगिल कुछ भी नहीं है, ये इसका गलत ऑप्शन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑपरेशन विजय। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर केरल? बताइए। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। बहुत ही जल्द 2027 तक जो अगला सेंसस है, 2011 के बाद से अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन अब 2027 तक जो नया सेंसस है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको एकदम नया सेंसस पढ़ना पड़ेगा और ये 2011 वाले के बेस पे है। तब तक आपको इसी के हिसाब से चलना है और इससे पहले अपना एग्जाम निकाल लीजिए, वरना आपका सिलेबस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा सेंसस का टॉपिक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो इसका हमारा जो जनघनत्व बेसिकली होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका हमारा सही आंसर है बिहार। तो एक बार हम इसको थोड़ा बहुत समझें, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अभी। तो जो जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो जो बिहार है ना, यहाँ पे बिहार पे हमारे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ये यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसका मतलब है कि छोटा सा एरिया है बिहार, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य मानते हैं। अगर हम देखें तो जो बिहार की पॉपुलेशन है ना, 1991 से 2001 की तुलना में इस वाले टाइम पीरियड में 2001 से 2011 में ये 25.42% बढ़ी है, और यानी कि लोगों की संख्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बिहार की जो कुल जनसंख्या अगर हम देखें तो लगभग वो 10.41 करोड़ यानी कि 104 मिलियन के अराउंड है। 2011 का सेंसस हमारा ये कहता है कि जो अगर हम सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश देखें, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य देखें, तो सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश हमारा, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है हमारा बिहार, और सबसे कम आबादी वाला राज्य देखें तो हमारा सिक्किम है। बाकी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा बिहार से हो गया। महाराष्ट्र अगर हम देखें तो महाराष्ट्र हमारा 1 मई 1960 में बना था और इसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। राज्य नहीं, शहर की बात हो रही है अगर, तो मुंबई सबसे बड़ा। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में दक्कन के पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदी घाटियाँ, ये सब है। पश्चिम बंगाल अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। संस्कृति, साहित्य, संगीत और कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। और जो अंग्रेजों के समय में ना, ब्रिटिश टाइम में राष्ट्रवाद की शुरुआत में इस जगह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इसकी ज्योग्राफी समझें तो पश्चिम बंगाल के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगभग 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। तो केरल के बारे में तो खैर उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी है नहीं। हाँ, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो होगा बिहार। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए।
तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली अगर हम देखें तो जो हमारे ऑप्शन है इसमें सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी 9 या 10 मई को आपकी एकदम अपडेट हो चुका है। तमिलनाडु में बहुत ही बड़ा मतलब पलट फेरा हो गया, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया वहाँ का। क्योंकि एक एक्टर जिसका नाम अगर आपको पता हो, विजय, जोसेफ विजय, वो वहाँ के अब प्रधानमंत्री बना देंगे। अभी तक एम.के. स्टैलिन थे वहाँ के, लेकिन इस बार एम.के. स्टैलिन की बहुत बड़ी पार्टी थी, इसको हरा के एक नई पार्टी ने अपना वहाँ पे मतलब वर्चस्व दिखा दिया। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें, ये आपके पक्का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप ढंग से देख के जाना। हुआ क्या कि 4 मई को तमिल फिल्म एक्टर जो हैं जोसेफ विजय, उन्होंने राजनीति में एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया। आपको पता है उनकी जो नई पार्टी है टीवीके, तमिलगा वेत्री कज्जिगम, इनकी पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए। इसने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार हिस्सा लिया और सीधे सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तमिलनाडु में ना पिछले कई दशकों से अगर हम देखें तो राजनीति में मेनली 2 पार्टियां थी, डीएमके और एआईएडीएमके। ये अभी तक की वहाँ की पार्टियां थी, एआईएडीएमके, और इनके बीच ही राजनीति मतलब सरकार घूमती रहती थी। लेकिन इस चुनाव में विजय की पार्टी ने इस पुराने सिस्टम को पूरी तरह से हिला दिया। यहाँ पे विजय की जो शानदार शुरुआत हुई अगर हम देखें तो टीवीके ने तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। और ये बहुत बड़ी बात थी कि क्योंकि नई पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी बड़ी पार्टी का सहारा नहीं लिया। चुनाव के रिजल्ट में ये हुआ कि जो टीवीके है उसने 108 सीटें जीती। अच्छा, सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए वहाँ पे, मतलब विजय की पार्टी को बहुमत से सिर्फ 10 सीट पीछे रह गई। और एक नई पार्टी के लिए ये परफॉर्मेंस बहुत ही शॉकिंग और पावरफुल मानी गई है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो लिस्ट लिखा हुआ है त्रिशुंक विधानसभा यानी कि हंग असेंबली। अच्छा, ये क्या होता है? अब इस चुनाव में हुआ क्या कि किसी भी पार्टी को पूरी तरह से मतलब बहुमत तो मिली नहीं। जब कोई पार्टी अकेले सरकार बनाने लायक सीटें नहीं पाती ना, तो हम उसे हंग असेंबली या फिर त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। यानी कि कोई भी क्लियर विनर नहीं है, सभी पार्टियों को सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा और सरकार बनाने के लिए अलायंस की जरूरत होगी। तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है ना, उसमें पहली बार ये चीज़ हुई है। और सबसे बड़ा उलटफेर अगर हम देखें तो इस चुनाव का सबसे शॉकिंग मोमेंट था कि मौजूदा जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे एम.के. स्टैलिन, वो चुनाव हार गए। उन्हें टीवी के उम्मीदवार वी.एस. बाबू ने हराया। स्टैलिन जो लंबे समय से सीट पर नेता मतलब बहुत ही मजबूत नेता माने जाते थे, इसलिए उनकी हार को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका माना जाता है तमिलनाडु के लिए। ऐसे बड़े नेताओं को हराना ना इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही रेयरली होता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अच्छा, विजय की यहाँ पे डबल जीत हुई है। क्यों? क्योंकि विजय खुद 2 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व में। उन्होंने दोनों सीटों पर बहुत बड़ी जीत हासिल करी। एक सीट पर लगभग 50,000 वोटों से जीत हासिल करी और दूसरी सीट पर लगभग 27,000 वोटों से। इससे ये साबित हुआ कि जनता में सिर्फ पॉपुलैरिटी उनकी फिल्मों से ही नहीं है, बल्कि राजनीति में भी लोग उनको आखिर आप पसंद कर रहे हैं। अच्छा, द्रविड़ राजनीति का अगर हम पुराना जो दौर है वो देखें, वो टूट चुका है। किस तरह से? क्योंकि 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति मेनली जो थी वो 2 द्रविड़ पार्टियों में यहाँ पे राज करती थी, डीएमके और एआईएडीएमके, इनके आसपास। इस बार ये जो नई पार्टी आई है, नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें हुई हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लोगों को एकदम नया ऑप्शन चाहिए था, जनता चेंज चाहती है। विजय ने उसी मौके का एकदम फ़ायदा उठाया था यहाँ पे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे हो गई। इन शॉर्ट अगर आपको देखना है तो हाँ, जोसेफ विजय जो अब यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनकी पार्टी है टीवीके, तमिलगा वेट्री कज्जिगम, और उन्होंने कुल 108 सीटें यहाँ पे पाई हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थी। अच्छा, हार किसकी हुई है? एम.के. स्टैलिन की हुई है। और यहाँ पे हंग असेंबली हुई है इस बार, मतलब कि ये त्रिशंकु विधानसभा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी हाईलाइट यहाँ पे हो रखे हैं ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? पाम बॉन्डी, कमला हैरिस, तुलसी गब्बार्ड या फिर जेडी वेंस? तो हमारे इसका जो सही आंसर है ना, वो यहाँ के अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। जेडी वेंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं। वो 4 दिन के भारत दौरे पे भी आए थे। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि अभी वो इंडिया भी आए हुए थे और वो आए थे आमेर फोर्ट में। वो और उनके परिवार के साथ आए थे। तो आमेर फोर्ट जो है राजस्थान में, तो यहाँ पे पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया, डांसर्स और सजे हुए हाथियों से वो भी, और भारतीय संस्कृति को खास तरीके से उनके सामने रखा गया था। जो हमारा आमेर फोर्ट है ना, ये राजस्थान का एक बहुत फेमस किला है। इसे कछवाहा राजपूतों की राजधानी कहा जाता है। जो आमेर फोर्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी राजा मान सिंह ने प्रथम, मतलब राजा मान सिंह प्रथम जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसको बनाने की कार्रवाई करी थी। और सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो सीमा शर्मा जो है, उन्होंने इस यात्रा को सम्मान बताया, उन्होंने इसे सम्मान कहा। अमेरिका और भारत के जो कल्चरल रिलेशंस है ना, यानी कि सांस्कृतिक संबंध, इस चीज़ की मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है इस चीज़ से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी वो भारत में आए थे, यानी कि जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वो जेडी वेंस। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं।
किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? बताइए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। ये हमारा कहा था अरविंद घोष जी ने, सर औरोबिंदो, या फिर जिन्हें हम सर औरोबिंदो कहते हैं, अरविंद घोष। अच्छा, अरविंद घोष जी हैं, इन्हें ही हम लोग और अरविंद मतलब औरोबिंदो घोष भी कहते हैं। ये एक फिलोसोफर थे, योगी थे, गुरु थे, कवि थे, राष्ट्रवादी नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसे पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, बल्कि मतलब आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति थे। ये राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास दोनों ही चीज़ों के लिए फेमस थे, और अपने विचार और लेखों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने थे। इनका ये फेमस कोट था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की मतलब सांस है, प्राणवायु। इसका मतलब है ना, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसे आज़ाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब बिना स्वतंत्रता के कोई भी राष्ट्र सही तरीके से विकसित हो ही नहीं सकता है। और अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक जी थे, वो भी भारतीय मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। उनके जो फेमस नारे उसमें से एक ये है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बिपिन चंद्र पाल जी जो है, ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक मतलब दूसरे बहुत बड़े नेता हैं। ये लाल बाल पाल जो ट्राइब था उसके हिस्सा थे। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडिया को सपोर्ट किया था। अच्छा, अगर जो हमारा चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, टैगोर जी को कौन नहीं जानता है, कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने अपने साहित्य और विचारों से लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अरविंद घोष जी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कथकली भारत के किस राज्य का नृत्य है? बताइए। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, केरल? कथकली नाम से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। तो जो कथकली है ना हमारा, वो केरल का डांस है। कथकली जो है यहाँ का हमारे क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस होते हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली जो होती है उसमें से ये एक है। केरल राज्य में इसका जन्म हुआ था, जो भारत के मतलब दक्षिण में स्थित है। अच्छा, ये इतना खास क्यों है कथकली? क्योंकि इसमें ना रंग बिरंगी वेशभूषा पहन के भारी भारी मेकअप होता है, चेहरे को मतलब मुखौटे जैसे रूप दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलग और आकर्षक सा लगता है। और जब कलाकार इसमें मंच पर आ जाते हैं ना, तो उनका रूप बिल्कुल किसी पौराणिक कैरेक्टर जैसा दिखने लग जाता है। बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल से बहुत ज़्यादा सुंदर। कथकली का मतलब होता है कहानी खेल। मतलब कि ये जो डांस होता है ये सिर्फ डांस नहीं होता है, बल्कि डांस के जरिए कहानी सुनाई जा रही होती है इसमें। इस डांस में हाथों के इशारे होते हैं, जिसे मुद्रा कहते हैं, आंखों की मूवमेंट होती हैं, चेहरे के भाव होते हैं, शरीर की मूवमेंट होती है। और जो इस सबका बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डांस का, कलाकार बिना बोले भी मतलब अपनी पूरी कहानी समझाया जाता है इसमें। अच्छा, कथकली में हम देखें तो क्या क्या होता है? डांस होता है, म्यूजिक होता है, एक्टिंग होती है, ड्रामा होता है, लिटरेचर होता है। सब चीज़ें एक साथ मिली होती है, कंप्लीट परफॉर्मेंस आर्ट होता है। कथकली की कहानियाँ जो होती है ना, वो रामायण, महाभारत, पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे ली जाती है। स्टेज पर भगवान, योद्धाओं और पौराणिक कैरेक्टर्स की कहानियाँ दिखाते हैं ये लोग इसमें। अच्छा, पहले कथकली जो है वो मेनली जो है मेल लोग करते थे, पुरुष लोग करते थे, पुरुष से कलाकार होते थे। इस कला को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, शरीर को अपने में कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग लगती है इसमें। जो कथकली का म्यूज़िक होता है, तो कथकली में इस्तेमाल होने वाला जो भी म्यूज़िक है ना, उसे सोपानम कहा जाता है। यहाँ पे कहीं बताया होगा, देखो सोपानम कहते हैं हम उसे। ये संगीत मलयालम भाषा में गाया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरल। बाकी कुछ अगर और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस देखें, शास्त्रीय संगीत, तो जैसे हमारा तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। ये भारत के मतलब सबसे पुराने क्लासिकल डांसिंग स्टाइल में से एक है। कर्नाटक में यक्षगान होता है हमारा, यक्षगान के लिए फेमस है, जिसमें डांस होता है, म्यूजिक होता है, डायलॉग्स होता है, मेकअप होता है, स्टेज परफॉर्मेंस सब मिक्स होता है। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो वहाँ पर कुचिपुड़ी है, वहाँ का क्लासिकल डांस। यहाँ भी एक्सप्रेशंस, फुटवर्क और स्टोरी टेलिंग ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर केरल हो गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अच्छा, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान या अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? अच्छा, पहले हम समझते हैं ये शीतोष्ण घास यानी ग्रासलैंड घास के मैदान होता क्या है। हालांकि जो डाउन्स होता है हमारे वो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। जो घास के मैदान होता है ना, ग्रासलैंड, ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे पेड़ कम होता है और घास ज़्यादा होती है, यानी वहाँ दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास दिखाई देती है। ये इलाके खेती और पशुपालन मतलब इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली जो ग्रासलैंड होता है ना, इसके 2 टाइप के होते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और समशीतोष्ण घास के मैदान यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड।
जो उष्णकटिबंधीय घास होते हैं ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, आमतौर पर जंगल और रेगिस्तान के बीच में होते हैं। इनमें बारिश जो होती है मॉडरेट सी होती है और घास काफ़ी ऊंची ऊंची सी होती है, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में काम्पोस और वेनेजुएला में लाओस ये होती हैं। अगर हम समशीतोष्ण घास के मैदान देखें, ये ठंडे और मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ मौसम जो होता है वो ज़्यादा संतुलित होता है और इन ग्रासलैंड में खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपी होती हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। और अगर हम देखें आगे बढ़ें इसमें थोड़ा सा, तो एक एक करके चलिए इन ग्रासलैंड को थोड़ा सा और हम अंदर घुस के देखते हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे होती है, मैप में आप देख सकते हैं। तो डाउन्स जो हमारे वो ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में, प्रेयरी उत्तर अमेरिका में, सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, सेल्वास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी यूरोप और उत्तरी एशिया में। और ये मैप में आप देखिए, थोड़ा सा इनके थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, ज़्यादा नहीं। आप लोग एक बार सुन लेना, एक एक चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले हम डाउन्स के बारे में समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ने पूछा था, क्योंकि एक्चुअली तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मेनली घास, पशुपालन और खेती इस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ का जो प्लेट्यू है, पठारी भूमि यहाँ पे ज़्यादा है। ये लगभग 14,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसकी जो ऊंचाई लगभग 1500 से 2000 फीट तक होती है। और ये शीप फार्मिंग के लिए, यानी कि भेड़ों को पैदा फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम पंपास देखें जो दक्षिण अमेरिका में होते हैं, तो मुख्य मेनली अगर हम देखें तो ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील इन देशों में पाए जाते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, ये समशीतोष्ण यानी कि मॉडरेट होता है। यहाँ का मौसम लगभग 600 से 1200 mm की बारिश होती है यहाँ पे। अच्छा, ये फेमस क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, गेहूँ और अन्य फसलें भी बहुत अच्छी होती है और पशुपालन भी बहुत होता है। अगर हम प्रेयरी के बारे में देखें, प्रेयरी ये हमारा होता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बड़े बड़े घास होते हैं उनको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मध्यम तापमान होता है, मध्यम वर्षा होती है, मिड मॉडरेट सी होती है, मैदान बहुत खुले और सपाट होता है, पेड़ बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे चिनूक विंड जो होती है, जो गर्म हवा होती है और बर्फ़ को जल्दी पिघला देती है और तापमान बढ़ा देती है, वो मिलती है हमें। अच्छा, जो चिनूक विंड होती है ना, ये प्रेरी खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल मानी जाती है एग्रीकल्चर के पर्पज से। होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो घास की जड़ें मिट्टी को मजबूती देती हैं, इसलिए इसे वर्ल्ड्स व्हीट बास्केट भी कहते हैं हम लोग। बाकी अगर हम देखें अपना कैंपोस के बारे में थोड़ा सा, अगर कैंपोस ब्राज़ील में होती हैं। ब्राज़ील के सवाना ग्रासलैंड को हम लोग कैंपोस कहते हैं। यहाँ 24 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में हमें ये मिलते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की घासें मिलती हैं। क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल होता है यहाँ का एकदम। बारिश अनिवन सी होती है यहाँ पे ज़्यादा, और जो ग्रास होते हैं वो कम होती है, और जो पेड़ होते हैं ट्रीज, मतलब जो घास होती है ग्रास वो ज़्यादा होती है, और जो ट्रीज होते हैं पेड़ वो बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। अगला अगर हम स्टेपी देखें हमारे घास, तो स्टेपी दुनिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड क्षेत्रों में से एक है। यूरोप और एशिया में मिलते हैं ये हंगरी से शुरू होकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं और मंगोलिया तक आगे बढ़ते हैं। लगभग 8000 मीटर तक, मतलब किलोमीटर तक फैले हुए हैं ये। यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है साल में, जो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसे सेमी एरिड ग्रासलैंड भी कहते हैं। बाकी हम देखें जो सवाना होती है, चलिए यहाँ पे तो है नहीं उसके बारे में। बाकी आपको मैं थोड़ा सा सवाना के बारे में बताऊं। ये रहा सवाना जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मतलब फेमस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ये लंबी घास होती है, यहाँ पे थोड़े थोड़े से पेड़ होते हैं। अफ्रीका के लॉइन, जेब्रा, जिराफ ऐसे एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो घास के मैदानों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने वहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपका कोई भी इससे बाहर का टॉपिक मतलब रह नहीं जाता है घास के मैदान से रिलेटेड। तो आपने एक सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार सुन लेना जितनी भी चीज़ें बताई हैं। तो डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जिस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हुआ। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, बताइए। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन है, बताइए दांडी यात्रा हमारी कब शुरू हुई थी। ये हमारी शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 में। अब दांडी मार्च के बारे में अगर हम समझें, काफ़ी आप लोगों को तो पता ही होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो दांडी यात्रा को हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, नमक यात्रा। ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसका मेनली उद्देश्य था कि अंग्रेजों के नमक कानून का हमें विरोध करना था। नमक कानून था कि अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था कि नमक सिर्फ सरकार ही बना सकती है और बेच सकती है, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी। आम लोग खुद से नमक है जो वो बना ही नहीं सकते। नमक पर टैक्स भी लगाते थे वो लोग, यानी भारत के लोग अपने ही समुद्र के पानी से नमक को नहीं बना सकते। अच्छा, गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना था विरोध करने के लिए? क्योंकि नमक हर इंसान की एक ज़रूरत होती है।
अमीर गरीब सब नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि यह आंदोलन हर भारतीय से जुड़े। मतलब 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, वहां से दांडी, जो गुजरात में है, यहाँ तक की यात्रा शुरू करी थी। लगभग 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की यात्रा थी। समझिए कितनी लंबी होगी, पैदल यात्रा। यह यात्रा कई गांवों से होकर गुजरी थी। इसमें हजारों सत्याग्रही, आम जनता, स्वतंत्रता सेनानी सब शामिल हुए थे। सरोजनी नायडू जैसे नेताजी भी उस समय मतलब गांधी जी के साथ जुड़े थे इसमें। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तक पहुंचे। उन्होंने समुद्र के किनारे से नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। और जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा एक विरोध था। अब इस मतलब दांडी यात्रा का अगर इम्पोर्टेंस हम समझें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बड़ी घटना है ये। हुआ कि इससे लोगों में आज़ादी की भावना बढ़ चढ़ के बढ़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ जन समर्थन देखने को मिला था। पूरे देश ने इस आंदोलन में पार्ट लिया हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सारे यहाँ पे जो भी हाईलाइट किए एक बार इनको देख लेना। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है 12 मार्च 1930। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, तबला वादक बताना है आपको। इनमें से कौन है? मोइनुद्दीन खान, गुलाम अली खान, अब्दुल रशीद खान या जाकिर हुसैन? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन ना भारत के बहुत ही फेमस तबला वादक हैं। वो पूरी दुनिया में अपनी शानदार तबला बजाने की कला, तेज हाथों, यूनिक म्यूजिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक, उसको दुनिया भर में पॉपुलर बनाने में बहुत ही मतलब कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उन्होंने कई देश के म्यूजिशियनों के साथ काम किया हुआ है। दुनिया में तबले की पहचान उनकी वजह से ही बढ़ी है। बाकी देखें तो जाकिर हुसैन ने जो कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ परफॉर्मेंस दी, जैसे कि जॉन मैकलॉगलिन, माइकी हार्ट, इनके साथ मिलकर उन्होंने फ्यूजन म्यूजिक जो है उसमें योगदान दिया। अच्छा, फ्यूजन म्यूजिक ये होता है ना, जैसे इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक का जो मिक्स होता है। जाकिर हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण ये सब सम्मान मिले हुए हैं। और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कला और देश के लिए योगदान देने पर दिए जाते हैं। अगर हम देखें तो वो एक महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह खान रखा, उनके बेटे हैं। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था उस्ताद अल्लाह राखा। उन्हें बचपन से मतलब संगीत की शिक्षा मिली हुई थी। उन्होंने अपने पिता की जो संगीत परंपरा है इसी को आगे बढ़ाया हुआ था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जाकिर हुसैन जी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारा होता है ना, वो 12 जनवरी को हम मनाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन जो है 12 जनवरी। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, नेशनल यूथ डे, ये विवेकानंद जयंती भी कहते हैं हम, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हम इसे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी संत, विचारक और युवा प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, मेहनत, देश सेवा और अच्छे विचारों का संदेश दिया था। उनका जो फेमस मैसेज था वो ये था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। तो भारत सरकार ने ना 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। उसके बाद से 1985 से हर साल ही मनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेज और अन्य जगहों पर क्या होता है कि भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और युवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो युवा हैं उनको प्रेरित हो सकें और सकारात्मक सोच पैदा हो सके। जो हमारी अगर हम देखें तो जनवरी में ही 12 जनवरी को हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 21 जनवरी को हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट दिवस होता है। 30 जनवरी को हमारा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड और राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने पढ़ लिए। 12 जनवरी हमारा इसका सही आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया। अच्छा, कौन से नंबर के संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? यानी कि वोट देने की एज पहले 21 होती थी, तो कौन सा अमेंडमेंट आया जिसके बाद से ये 18 हो गया? बताइए। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो 61वां था, 61वां संविधान संशोधन, उसके बाद से हुआ। मतदान की जो उम्र थी उसे 21 से घटाकर 18 साल कर दी वोटिंग की। पहले 21 साल हुआ करती थी, यानी कि 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए वोट देने के लिए, लेकिन इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। इससे हुआ क्या कि जो अनुच्छेद 326 था इसमें भी बदलाव हुए। अनुच्छेद 326 जो वो चुनाव और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये संशोधन जो हमारा हुआ था, सबसे पहले हुआ क्या कि लोकसभा ने बिल पास किया था 15 दिसंबर 1988 को। ये जानकारी देखिए आप, 15 दिसंबर 1988 को क्या है, लोकसभा ने बिल पास किया। फिर राज्यसभा ने ये बिल पास किया था 20 दिसंबर 1988 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी से मिली थी 28 मार्च 1989 को, और ये संशोधन फिर लागू हुआ 28 मार्च 1989 को। तो ये डेट्स अलग अलग हैं, आपको पता होनी चाहिए किस डेट पे क्या हुआ था। मतदान की उम्र पहले 21 थी, फिर 18 हो गई,
और उस समय मतलब प्रधानमंत्री अगर हम देखें कौन थे, तो राजीव गांधी जी के टाइम पे ये हुआ था। उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र में ज़्यादा भागीदारी देने के लिए ये बदलाव लेकर आए थे। इस संशोधन से ना युवाओं को जल्दी से जल्दी मतदान का अधिकार मिला था। देश के युवा वो राजनीति और लोकतंत्र में शामिल होने लगे थे। अब हुआ क्या था कि 18 साल से का युवा भी सरकार चुनने में भाग ले सकेगा। ये चीज़ कुल मिला के इस चीज़ का मैसेज था और इस अमेंडमेंट से। बाकी अगर हम दूसरे अपने ऑप्शन देखें तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर 61 में अमेंडमेंट हुआ। अगर हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में समझें, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस संशोधन में मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐसे शब्दों को जोड़ा गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 42 आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़े गए थे संविधान में। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया था। 44वां जो संशोधन है, ये संशोधन 42वें जो संशोधन है उसकी कुछ गलतियों को सुधारने के लिए किया था, क्योंकि इस संशोधन में कुछ गलतियां भी हो गई थी। तो नागरिक अधिकारों को मजबूत किया गया था इसकी जगह, और आपातकाल से कुछ जुड़े हुए जो नियम थे उनको बदला गया था इसमें। तो चलिए यहाँ पे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इससे पॉइंट बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है, मोटो क्या है इसका? जो हमारा मोटो है वो है नभः स्पृशं दीप्तम्। नभः स्पृशं दीप्तम् यानी कि गौरव के साथ आकाश को छूना, टच द स्काई विद ग्लोरी। यानी कि भारतीय वायुसेना हमेशा साहस, सम्मान और शक्ति के साथ आसमान में देश की रक्षा करती है। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ये भारत की रक्षा सेनाओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हवाई सुरक्षा प्रदान करना, दुश्मनों से देश की रक्षा करना, युद्ध के समय सहायता देना, राहत और बचाव कार्य करना, ये इस चीज़ में सपोर्ट करती है। तो भारतीय जो वायुसेना है हमारी इंडियन एयरफोर्स, ये 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाते हैं, आपको पता होगा। अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इसके नवंबर 2022 से वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हुए हैं। अच्छा, अगर हम इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन मतलब आर्मी का देखें, इंडियन आर्मी भारतीय सेना, तो उसका जो आदर्श वाक्य है वो सेवा परमो धर्म, यानी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में। अगर हम नेवी का देखें तो इनका आदर्श वाक्य है शह नो वरुण, यानी कि जल देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। और इसकी स्थापना हमारी हुई थी 5 सितंबर 1612 में। तो यानी कि सबसे पहले हमारी नेवी ही बनी थी। इंडियन एयरफोर्स का हम देख ही चुके हैं, 1932 में बना हुआ था। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ये नभः स्पृशं दीप्तम्। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को उसी के साथ यहाँ पे खत्म करेंगे। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वास्टक, एरिका, मैकमुर्डो या इथियोपिया? सबसे ज़्यादा शुष्क मतलब स्थान कौन सा है, गर्म, सूखा एकदम? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हमारा है मैकमुर्डो ड्राई वैलीज। तो मैकमुर्डो शुष्क घाटियाँ जो हैं ये दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से मानी जाती है। ये हमारी अंटार्कटिका में है। देख रहे हैं आप, सबसे सूखी जगह अंटार्कटिका में। इसे सबसे सूखा स्थान हम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है और बर्फबारी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। लगभग 20 लाख सालों से यहाँ पे बारिश ही नहीं देखी गई है। सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेसेस इसलिए हम कहते हैं। हालांकि ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, लेकिन इस एरिया में बर्फ़ बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ और सूखी हवाएं चलती हैं जो बर्फ़ और नमी को एकदम उड़ा देती है। अंटार्कटिका में होने के बावजूद ये जगह पूरी तरह से मतलब बर्फ़ में ढकी नहीं हुई है। सूखी सूखी ज़मीनें, पत्थर, पहाड़ियाँ, ये सब जगह देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा शुष्क मतलब स्थान है यहाँ का, पूरे दुनिया का। अच्छा, अगर हम दूसरा देखें तो अटाकामा मरुस्थल जो है, अटाकामा डेजर्ट, ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सूखा स्थान है। ये चिले जो कि दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, वहाँ पर है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, लगभग 0.03 इंच इतनी बारिश होती है यहाँ पे, जो बहुत ही कम होता है, कुछ भी नहीं होता। इसको हम सच्चा मरुस्थल कहते हैं क्योंकि नमी बहुत कम होती है यहाँ पे, बारिश लगभग नहीं होती है और पौधे और जीवन बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। ट्रू डेजर्ट होता है ये। अगर हम इथियोपिया की वर्षा देखें, हमारे यहाँ पे इथियोपिया था ना, हाँ ये, अगर हम इथियोपिया में देखेंगे तो इथियोपिया में लगभग 1000 mm से लेकर 2000 मिलीमीटर तक की, 2200 मिलीमीटर तक की बारिश होती है। यहाँ पे बारिश हद से ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम इसे ड्राई रीजन नहीं कह सकते हैं। बाकी जो वॉस्टॉक, एरिका और इलाल होते हैं, ये बाकी हमारे जो वॉस्टॉक, एरिका ये है, ये मतलब ये भी सूखी कैटेगरी में नहीं आती है जगह। यहाँ पे भी नमी अच्छी खासी मिल जाती है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये मतलब सूखी जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हमारा मैकमुर्डो हुआ।
तो चलिए हमें यहाँ पे हमारे एग्जाम से रिलेटेड 15 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी हम अब किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपने साथियों के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को मतलब इस चीज़ को डिस्कस करने में आसानी हो। जितने ज़्यादा आप जीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। जीके हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको अगर आप अकेले बैठ के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप एकदम बोर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को इसको साथ बैठ के डिस्कस करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपने किसी नए लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करिएगा।